एमपीजे का जो पूरा इंट्रोडक्शन अगर रखते हैं, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ये एक तहरीक है जो अवामी तहरीक के तौर पर काम करती है। लाइफ विद डिग्निटी या इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना, गरिमा के साथ जीवन गुजारना, ये क्या है? आप इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं कि सरकार ने कानूनी एतबार से तो सब कुछ बना दिया, लेकिन प्रैक्टिकली नीचे उतारने में बहरहाल हम विफल हैं। कि अगर आदमी रोज़गार से जुड़ा हुआ है, वो अच्छी खासी इनकम हासिल कर रहा है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि उसे इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, अधिकार है? जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इसको हम इज्जत की नौकरी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह हमारे ओला और उबेर के जो ड्राइवर्स हैं, इनको भी आप रोज़गार से जुड़ा हुआ समझते हैं, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कि राशन के बारे में हमारी लाइन ये है कि 59,000 एंड बिलो सिटी के अंदर जिनकी इनकम है, उसके लिए हम राशन देंगे, बाकी लोगों को हम राशन नहीं देंगे। इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब सिर्फ रोज़गार ही नहीं है, बल्कि रोज़गार के साथ आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है या नहीं, इस बात पर आपको गौर करना है। आपने बेवाओं के लिए एक वजीफे का एक स्कीम बनाई, लेकिन उसके लिए जो ईयरली इनकम है वो आपका 25,000 एंड बिलो है। अभी हम बड़े बड़े शहरों में 25,000 में गुजारा किसका होगा साल भर में? गरीब बच्चों को 25% अच्छी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा क्लॉज आपने ये लगाया कि जिसकी ईयरली इनकम 1 लाख से कम की होगी। अब ये 1 लाख से कम जो है, अगर महीने का 10,000 रुपया भी कोई बंदा पाता है तो उस ईयरली इनकम से वो बाहर हो जाता है। आज जो है वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत जानते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों के बदले सरकारी अस्पताल की तरफ लोगों को जाने के लिए अट्रैक्ट नहीं करेगी, तब तक बहरहाल लोग इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल के बदले अपनी जेब से खर्च करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो एक बड़ी तादाद जेलों में उन लोगों की मौजूद है जिनके केसेस डील ही नहीं होते। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइंग। तो हमारे यहाँ हमने जेलों में जिस तरह का पॉपुलेशन बढ़ा रखा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह ठप हो चुका है। इस तरीके की तालीम का कोई नज़्म नहीं है कि जहाँ पर बच्चा बाशऊर होता है वहाँ पर उसको जो है वो इन तमाम हुकूक के बारे में मालूमात है। हमने सिविक्स की पढ़ाई पर तवज्जो दी ही नहीं। हमारे यहाँ पूरी तवज्जो जो है मैथ्स और साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे लगाई गई। देखिए, तरक्की का मफहूम ही बदल गया है। हमारे यहाँ तरक्की को ये कहा जा रहा है कि ये ऊंचे ऊंचे ब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चमकती हुई लाइट, और समंदर पे हमने ब्रिज बना दिए, समंदर के दरमियान से हमने जहाज़ मतलब गाड़ियाँ चला रहे हैं हम, तो हम इसको तरक्की समझ रहे हैं। आज हमारे साथ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के नेशनल कोऑर्डिनेटर और महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट मोहम्मद सिराज साहब मौजूद हैं, जिनसे आज हम बहुत ही अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सिराज साहब, आज के इस पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। एमपीजे को शॉर्ट में लोग तो बहुत नाम सुनते हैं, बहुत सारी बातें उनके इल्म में हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी ये समझना चाहे कि एमपीजे क्या है, वो क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि एमपीजे का जो पूरा इंट्रोडक्शन अगर रखते हैं, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ये एक तहरीक है जो अवामी तहरीक के तौर पर काम करती है। आम लफ्ज़ों में समझाने के लिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सरकारों ने बहुत सारी स्कीमात तो बनाई हुई हैं, लेकिन उन स्कीमात को प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतारने में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो हम एक ब्रिज का काम करते हैं सरकार और आवाम के दरमियान में। आवाम के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको उन स्कीमात के बारे में बताना, और जब वो स्कीमात के लिए जाते हैं सरकार के पास लेने के लिए, तो हमारी सरकारी महकमा इतनी आसानी के साथ में वो सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। तो उस वक्त जो है उनके लिए लड़ना, उनके लिए माहौल को साजगार बनाना, उस स्कीम को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर काम करने की कोशिश एमपीजे करती रही है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो सोशियो पॉलिटिकल कल्चर है, जहाँ पर आप सोशल मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन आप एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, तो एमपीजे बेसिकली एक सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ना ही हम कोई एनजीओ की तरह वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, और ना ही हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ हैं। हम लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए और इशू के अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अवेयरनेस पर काम करते हैं, और उन पॉलिसियों की तरफ गवर्नमेंट को भी मुतवज्जा करते हैं जहां उनकी कुछ
कमजोरियां हमको नजर आती है, और अवाम के अंदर सरकार की तरफ से दी गई स्कीमात को उस पर भी अवेयरनेस पर हम काम करते हैं। यानी मैं अगर ये समझना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि आप बुनियादी तौर पर आर्टिकल 21 में जो अधिकार आवाम को मिला हुआ है उनसे बेदारी के लिए, उनसे आगाही के लिए काम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुहिम कैंपेन शुरू हो रही है जिसका नाम है लाइफ विद डिग्निटी, या इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना, गरिमा के साथ जीवन गुजारना। ये क्या है, आप इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, क्या क्या बात है? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने बहरहाल पूछा है, और ये हमारी कैंपेन का टॉपिक है, लाइफ विद डिग्निटी। हम ये जानते हैं कि भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनली पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो हमको जीने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको और भी ज़्यादा ब्रीफ किया और उसने कहा जीने के अधिकार के मतलब सिर्फ सांस लेने की हद तक जीना नहीं है, बल्कि उसकी सारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है। अब जब हम बात करते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारी सरकार पर दी है, तो हम देखते हैं कि राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने की जितनी भी चीज़ें हो सकती है, हमारी प्राइवेट लाइफ है या हमारी ह्यूमन राइट्स की जो डिग्निटी है, उन तमाम डिग्निटीज़ के बारे में जो है बहरहाल एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल मटेरियल में वो बातें जो है सारी बातें आर्टिकल 21 में आती हैं, जिसको हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी कह रहे हैं। इसीलिए हमने इस बात को जो है इस कैंपेन का हिस्सा बनाया कि पिछले कई सालों से हम इन सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हम फूड पर काम कर रहे हैं, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम लेबर के अनऑर्गेनाइज्ड लेबर पे काम कर रहे हैं। इन सारे लोगों को ये सारे मुद्दे जो है वो आर्टिकल 21 से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस बार हमने अपनी कैंपेन का नाम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 का वर्ड है, उसको रखा है। हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं कि सरकार ने कानूनी एतबार से तो सब कुछ बना दिया, लेकिन प्रैक्टिकली नीचे उतारने में बहरहाल हम विफल हैं। उसी को हम इस बार मुद्दा बनाना चाहते हैं। आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन एक सवाल फिर ये उठता है कि अगर आदमी रोजगार से जुड़ा हुआ है, वो अच्छी खासी इनकम हासिल कर रहा है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि उसे इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का हक है, अधिकार है, जबकि वो तो रोजगार से जुड़ा है, वो आमदनी हासिल कर रहा है? रोज़गार के ताल्लुक से हमारे यहाँ एक गलतफहमी पाई जाती है। रोज़गार जो है, इज्जत का रोज़गार जो है, हम जो ये जोमेटो पे काम करने वाला बच्चा है उसको हम इज्जत का रोज़गार नहीं कह सकते। ये जो डिलीवरी बॉय के बच्चे हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इसको हम इज्जत की नौकरी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह हमारे ओला और उबेर के जो ड्राइवर्स हैं, इनको भी आप रोज़गार से जुड़ा हुआ समझते हैं, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आज आप देखिए कि समाज में एक बड़ा तबका रास्ते पर ठेला लगाने वाला है जिसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो इस तरह के लोग जिनके पास रोज़गार, जिनको समझ रहे हैं लेकिन सचमुच वो रोज़गार ही नहीं है, ठेले पर एक वड़ा पाव बेचने वाला, उसके कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। भारत देश में सोशल सिक्योरिटी सिर्फ 8% लोगों की है, 8% नौकरी करने वालों की है। हमारे पास मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में आते हैं और जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई उनकी कामयाबी का जामीन, गारंटी की कोई स्कीम नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम रोज़गार के बारे में ये कहना कि अगर आपको रोज़गार मिला तो आप बाकी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी समझ ये है कि ये मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर रोज़गार इतना मिल ही नहीं रहा है। हमारा मिनिमम वेजेस इतना कम है कि उसको पाने के बाद भी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, और मिनिमम वेजेस भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूं आपसे कि राशन के बारे में हमारी लाइन ये है कि 59,000 एंड बिलो सिटी के अंदर जिनकी इनकम है उसके लिए हम राशन देंगे, बाकी लोगों को हम राशन नहीं देंगे। 59,000 जो है ये आपके मिनिमम वेजेस एक्ट में जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का, अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए भी 59,000 का आंकड़ा पूरा नहीं करता। तो जितना हम पूरा करते ही नहीं है, आप सोचिए कि 59,000 में कोई आदमी इज्जत की ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। तो ये जो रोज़गार की परिभाषा हमने अपनाई है, हमारे पास मेजॉरिटी लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में काम कर रहे हैं, जिनकी आज की इनकम के बाद कल की इनकम का उनका ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों को इज्जत की ज़िंदगी कहाँ से मिलेगी? मतलब मैं ये समझ सकता हूँ या मैं अपने नाजरीन से ये कह सकता हूँ कि इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब सिर्फ रोज़गार ही नहीं है, बल्कि रोज़गार के साथ आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है या नहीं, इस बात पर आपको गौर करना है। और यही इस आर्टिकल में दिए गए अधिकार का मकसद है, जिसको सिराज साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया। आपने बहुत सारे अधिकारों की बात की है,
आवाम को जो है वो शिक्षा में अधिकार है, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारी हुकूमत की स्कीमें हैं, तालीम के अंदर बहुत सारी स्कीमें हैं और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके ऊपर आप काम करते रहते हैं, एमपीजे काम करती रहती है। इतने हुकूक, इतने अधिकारों को हासिल कर लेने के बावजूद भी एक गरीब शख्स अपनी गुर्बत से, अपनी गरीबी से, अपनी मुफलिसी से बाहर नहीं निकलता, आज भी वो पिछड़ा हुआ है। कहाँ पर लैगिंग है, कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है? देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम बनाई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि फूड के ताल्लुक से तो सरकार ये कहती है कि हमने राइट टू फूड लाया और 80 करोड़ लोग इस देश के राइट टू फूड से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मुफ्त में राशन पा रहे हैं। ऐसे अलग बात है कि वो 80 करोड़ का आंकड़ा कहाँ का है, वो पूरा नहीं होता। आप देखेंगे कि हमने राशन के बारे में जो एक लाइन ड्रॉ की है कि जिसकी सिटी में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग जिनकी ईयरली इनकम 59,000 रुपीज़ है, अगर वो 59,000 से अबव है तो उनको हम राशन नहीं देते हैं। और इसी तरह गांव में रहने वालों के लिए हमने एक आंकड़ा तय किया कि अगर वो उससे ज़्यादा इनकम पाते हैं तो उनको हम राशन नहीं देते हैं। अब आप जब उस आंकड़े को देखते हैं 59,000 के, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये कितना कम है। तो सरकार ने स्कीम तो बनाई, लेकिन उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की राह में बहुत सारे हर्डल्स रखे हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहते हैं कि आपने बेवाओं के लिए एक वजीफे का एक स्कीम बनाई, लेकिन उसके लिए जो ईयरली इनकम है वो आपका 25,000 एंड बिलो है। अभी हम बड़े बड़े शहरों में 25,000 में गुजारा किसका होगा साल भर में? एक भीख मांगने वाला भी उससे ज़्यादा इनकम पाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने स्कीम बनाई, लेकिन स्कीम पाने के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रखी हैं। उन रुकावटों को दूर करना बहरहाल इस मुद्दे, हमारी इस कैंपेन का बुनियादी मकसद है कि लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि रुकावट कहाँ है या मुझको झूठ बोलने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है। मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं आपको कि आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया कि हर बच्चे को तालीम कंपलसरी दी जाएगी। हमने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन फॉर पुअर पीपल, गरीब बच्चों को 25% अच्छी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा क्लॉज आपने ये लगाया कि जिसकी ईयरली इनकम 1 लाख से कम की होगी। अब ये 1 लाख से कम जो है, अगर महीने का 10,000 रुपया भी कोई बंदा पाता है तो उस ईयरली इनकम से वो बाहर हो जाता है, तो वो राइट टू एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो हमारा एहसास ये है कि सरकारों ने स्कीमों के साथ मजाक किया है। सरकारों ने स्कीम के साथ में ऐसे ऐसे क्लॉज ला के रखे हैं जो सचमुच ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हमारी जो पूरी कैंपेन का मकसद है, सरकार को एक तरफ हम उजागर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्लॉज आपने लगाए हैं, इसको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है वो सही फ़ायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा की बात भी की है, राशन की बात भी की है और अनाज के अधिकार की बात भी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो लोगों की सेहत और इलाज के ताल्लुक से है, जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं, और बहुत अहम ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। आज जो है वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत जानते हैं। एक आम आदमी या एक गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर निर्भर करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल को वो अफोर्ड नहीं कर पाता। ये जो गैप इतना बड़ा है, इस गैप को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके अंदर क्या सुधार हो सकता है, या ऐसे में गरीब आदमी क्या करे? आप क्या सुझाव देंगे उसको? आप ये समझ सकते हैं कि हमारी सरकारें हेल्थ के ताल्लुक से कितनी सिंसियर है, जो अपने बजट से पैसा ही देना नहीं चाहती। नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हमारे पास कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं है। आप ये देखेंगे कि सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी लाई, जैसे एग्जांपल के तौर पर जीवनदायी योजना आई, स्वास्थ्य का कार्ड है ना, वो प्रधानमंत्री की तरफ से स्वास्थ्य कार्ड जो आया, ये 5 लाख रुपए तक की इनकम के लिए, मतलब खर्च के लिए है। लेकिन ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए किया गया। इसके ज़रिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा और वो डिफरेंस पैसे अपने कैश की तरफ से देते हैं। जितना सरकार अपना बजट कम करेगी, उतना ज़्यादा बोझ हमारे आम जनता के जेब पर पड़ेगा। भारत के बारे में ये बात कही जाती है कि 47% बोझ जो है मेडिकल का, वो हमारे अपने ऊपर पड़ता है, बाकी जो है कुछ हिस्सा जो है सरकार पर जाता है। तो सरकारों ने अपने बजट पर इस पर पैसा कम। आप देखें कि बम्बई के अंदर हम कई हॉस्पिटल्स को देखते हैं, इतने ओवरलोडेड हॉस्पिटल्स हैं कि एक एक बेड पर 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं, और
डॉक्टर्स हमारे बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद आप देखते हैं कि डॉक्टर्स का पेमेंट अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत ही कम होता है। वो स्टाफ जिसने कोविड में अपनी जान तोड़ मेहनत की, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी आशा वर्करों ने, हमारे नर्सेस ने, हमारे टेक्निकल स्टाफ ने बेइंतहा मेहनत की है, उन लोगों को आज भी हम 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर जो है डॉक्टर्स की पेमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे उनसे काम कराया जा रहा है। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ अट्रैक्ट करने वाली और सरकारी हॉस्पिटल से नज़र उठाने वाली है। तो ये पॉलिसियों के रहते हुए मुझे लगता है कि हेल्थ की पॉलिसी में चेंज नहीं आ सकता जब तक भारत अपने बजट का बड़ा हिस्सा 6%, लोग तो कहते हैं कि 10% तक, कम मिनिमम 6% जब तक वो सरकार नहीं खर्च करेगी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के बदले सरकारी अस्पताल की तरफ लोगों को जाने के लिए अट्रैक्ट नहीं करेगी, तब तक बहरहाल लोग इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल के बदले अपने जेब से खर्च करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहेंगे। जी, बहुत अहम बातों की तरफ आपने इशारा किया है। रोटी, कपड़ा, मकान, राशन, फूड, रिहाइश, तालीम, सेहत, सभी चीज़ों की तरफ, और यकीनी तौर पर आर्टिकल 21 जो है वो इन सारी चीज़ों को इज्जत के साथ हासिल करने का हक देता है एक आम आदमी को। एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जिस चीज़ का ताल्लुक जो है वो आमतौर पर हमारे मुल्क में जो है वो ऐसे अफराद से जो जेलों में कैद हैं, जेल में है किसी भी वजह से, शायद उनसे जुर्म हुआ है या किसी वजह से वो अंदर हैं, और हमारे यहाँ की जेलें जो है वो ओवर कैपेसिटी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं उसमें। तो कहाँ है कानून व्यवस्था की, क्या प्रॉब्लम आप समझते हैं? देखिए, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी तकलीफ जो है, हम ये बात जानते हैं कि भारत देश में गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहे आंकड़ों के ज़रिए कितना भी छुपा लें, हम लोगों के सामने सच्चाई ना लाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत देश की आंकड़े कहते हैं कि 35% पब्लिक यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। तो जब 35% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, इसका मतलब ये कि गरीबी की रेखा हमारी बहुत ऊंची है। ये अलग बात है कि हमने पूरे बॉक्स की नाम ही बदल दिए, हमने गरीबी से लोगों को निकालने के बहुत सारे वादे किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गरीबी हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इन गरीबी की रहते हुए बहुत सारी गलत कामों में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे ना चाहे, बहरहाल लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब वो लोग गलत कामों की तरफ जाते हैं, चाहे उसमें बहुत अलग अलग तरह के पॉकेट मार का मामला हो, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, या उससे भी आगे बढ़कर लोग आजकल जानों से खेल रहे हैं, तो इस तरह के गुनाहों में जब लोग मुलव्वस होते हैं तो ये वही लोग होते हैं ज़्यादातर जो बेचारे बहुत कम पैसों के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये लोग जब जेल जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों में जेलों में भी इतने लोग डाले गए हैं जिसमें से बड़ी तादाद उन लोगों की मिलती है जो लोग मुजरिम ही नहीं करार पाते। हमारी कानून व्यवस्था में उनका मुजरिम करार पाना बड़ा मुश्किल अमल है। तो एक बड़ी तादाद जेलों में उन लोगों की मौजूद है जिनके केसेस डील ही नहीं होते। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइंग। तो हमारे यहाँ हमने जेलों में जिस तरह का पॉपुलेशन बढ़ा रखा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह ठप हो चुका है। जजेस की तादाद इतनी कम है कि फैसले नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से जो है लोग जेलों में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, जजों की तादाद को बढ़ाया जाए, केसेस को कुछ फास्ट लाया जाए, तो जो सचमुच गुनहगार हैं उनको जेलों में रखा जाए, और जिन लोगों की छोटी छोटी ज़मानतों पर रिहाई हो सकती है उसके लिए काम करें तो बड़ी आसानी के साथ में जेलों का पॉपुलेशन कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने बहुत तफसीली तौर पर जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या गरिमा के साथ जीवन गुजारना, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना, इसके ऊपर बात की है। हुकूक पर आपने बात की, हुकूक बताए हैं, अधिकार बताए हैं, गवर्नमेंट की स्कीमों पर आपने जो काम किया उसका जिक्र हुआ। लेकिन एक आम तालिब इल्म अपने स्कूल के दौरान इन चीज़ों को कभी समझ नहीं पाता। कम से कम हमारे यहाँ पर 10वीं में 12वीं तक के या कॉलेज लेवल तक के इस तरीके की तालीम का कोई नज़्म नहीं है कि जहाँ पर बच्चा बाशऊर होता है वहाँ पर उसको जो है वो इन तमाम हुकूक के बारे में मालूमात दी है। आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इस बात को कि इसको स्कूली तालीम के निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, सिविक सेंस कहिए आप, या इस तरीके के हुकूक को निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात तो बहुत वाज़ह है कि हमारा पूरा तालीमी निज़ाम लोगों को एक गुलामी की तरफ ले जाने वाला बनाया हुआ है। उसमें आवाज़ उठाने की इजाज़त हमारा तालीमी निज़ाम नहीं देता। जब आप बच्चे को बचपन से ही उसके अधिकारों के बारे में बात करेंगे, उसको ये बताएंगे कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, और जब बच्चा अपने अधिकारों पे बात करने लगेगा तो हमारे तालीमी निज़ाम को ये बात गवारा नहीं है।
इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सिविक सेंस बहुत कम है। हमने सिविक्स की पढ़ाई पर तवज्जो दी ही नहीं। हमारे यहाँ पूरी तवज्जो जो है मैथ्स और साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे लगाई गई, लेकिन इन बच्चों को अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाला, उसके लिए लड़ने वाला, उसके लिए जद्दोजहद करने वाला हम नहीं बनाना चाहते। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तालीमी निज़ाम में लोग गुलाम पैदा हो रहे हैं। ज़हनी तौर पर आज़ाद होकर सवाल पूछने का कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो ये जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि लोगों को अपने हुकूक पर बात करनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और हर नौजवान को ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, मैं पूछ सकता हूँ। मुझे पूछना चाहिए कि भाई भारत सरकार में रहते हुए मेरे जैसे नौजवानों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है। बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन मालूमात की कमी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें लोगों से छूट रही है। एक और अहम सवाल ये है कि तरक्की और लोगों के हुकूक में टकराव की सूरत हाल बाज़ औक़ात सामने आती है। क्या आप कहना चाहेंगे इसको? देखिए, तरक्की का मफ़हूम ही बदल गया है। हमारे यहाँ तरक्की को ये कहा जा रहा है कि ये ऊंचे ऊंचे ब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चमकती हुई लाइट, और समंदर पे हमने ब्रिज बना दिए, समंदर के दरमियान से हमने जहाज़ मतलब गाड़ियाँ चला रहे हैं हम, तो हम इसको तरक्की समझ रहे हैं। गांधी जी कहा करते थे कि तरक्की हम उसको मानते हैं जब भारत के सबसे गरीब शख्स तक हमारी इनकम का फ़ायदा जो है उस इंसान तक पहुंचेगा, तब कहीं जाकर हम सही तरक्की को मान सकते हैं। आज की तरक्की में गरीब कहाँ है? पैसा चंद हाथों में सिमट के रह गया है और गरीब बेचारा गरीब से गरीबतर बनता जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तरक्की के मफहूम पर बात करने की ज़रूरत है। तरक्की हॉलिस्टिक जो नारा हमारे यहाँ दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, तो इसमें अब सबका विकास कम नज़र आ रहा है और सबका साथ भी कम नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उस नारे पर प्रैक्टिकली अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं अपने आखिरी सवाल पर हूँ और आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए एक जनरल मैसेज दीजिए कि एमपीजे किन नुकात पर काम कर रही है, किस तरीके से लोग एमपीजे के साथ मिल कर के काम कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस कैंपेन के बारे में जो है वो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जब तक लोग खुद उठकर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आसमान से कोई फरिश्ता आकर उनके लिए बात नहीं करेगा। हमारे समाज में बेशुमार परेशानियां हैं। हमारे पास गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, बेरोज़गारी है, मतलब परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा सुस्त और काहिल बने बैठे रहना और इस बात की उम्मीद रखना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो हमारे तमाम मसाइल को हल कर देगी, तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी हमारे नौजवानों से भी और हमारे आम आवाम से दूर होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल अपना रोल अदा करे। जब तक हर इंडिविजुअल अपना रोल अदा नहीं करता, तब तक जो है समाज में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। समाज में तब्दीली के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा हर साथी नौजवान जो यूथ है हमारा, हम उसको पहली अपील करते हैं। ख़ास तौर पर उनको इसलिए अपील करते हैं कि वो समाज के दरमियान में है, वो जाकर लोगों से इन मसाइल पर बात करे। वो फूड पर बात करे, वो हेल्थ पर बात करे, वो एजुकेशन पे बात करे, सरकारी अफसरान से पूछे कि आखिर इसकी राह में रुकावट क्या है। लोगों को साथ में यूनाइट करे, लोगों को अवेयर करे, यूनाइट करे, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो लोगों ने मिलजुल कर अपने मुद्दे पर आवाज़ उठाई, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, ख़ास तौर से मेरे इस नौजवानों से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस मुल्क में तब्दीली आ सकती है। वो सारे अधिकार जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली दिए हुए हैं, उसको हम अपनी आंखों से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकेंगे। लेकिन बशर्ते कि ये हमारा नौजवान जो है, जो आज बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है, वो किसी और मुद्दे की तरफ अपने आप को पूरी तरह अट्रैक्ट किया हुआ है, उन नौजवानों से मेरी अपील है कि वो देश के बुनियादी सुलगते मुद्दों पर बात करें, अपने फ्यूचर की फ़िक्र करें, और वो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, अगर वो इस पर काम करते हैं तो हम बड़ी हद तक इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो जो जीने के अधिकार, इज़्ज़त के साथ जीने के अधिकार की जो बात सरकार ने की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस बात की हमको ज़मानत दी है, उसको प्रैक्टिकली हम इसी समाज में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। ये हमारी इस कैंपेन की कोशिश है, और इस कैंपेन के थ्रू हम यही अवेयरनेस और यही मैसेज लोगों को, एक पॉजिटिव मैसेज कि तब्दीली आएगी, लोगों को पूरी तरह उनके सारे हक मिलेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की कि उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा, मिलजुल कर कोशिश करनी पड़ेगी। सारे जाति और धर्म के आधार से ऊपर उठकर एक एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते
उनको जो है इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल। इस कैंपेन के ताल्लुक से कि इसमें और आप अभी आगे क्या आपका लाए अमल है, क्या प्रोसीजर है या कोई बड़ा प्रोग्राम अगर आप कहना चाहें? देखिए, इस कैंपेन के तहत हम ये चाहते हैं कि एक तो हम महाराष्ट्र के बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में अवेयरनेस के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं। हम छोटे छोटे प्रोग्राम ले रहे हैं, हम कहीं रैली निकाल रहे हैं, हम कहीं पब्लिक मीटिंग करेंगे, कॉर्नर मीटिंग करेंगे, और कहीं हम जाकर कुछ देश के बुद्धिजीवियों के साथ में बैठकर इस टॉपिक पर बहरहाल बात करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस कैंपेन के थ्रू एक अच्छी अवेयरनेस, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ हमारी ये है कि लोग जो पा रहे हैं वो उसी को अपनी इज्जत समझ रहे हैं। बेइज्जती किसे कहते हैं उसका एहसास ही नहीं है। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दूं आपको कि राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, वो समझ रहे हैं कि ये एहसान है। वो उसके लिए लड़ने की बात ही नहीं करता कि क्वालिटी का राशन मुझे मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा गेहूं, साफ़ सुथरा चावल और अच्छी क्वालिटी का राशन मुझे मिले, ये उसका अधिकार है। लेकिन वो बेचारे को कचरा भी मिल रहा है तो उस कचरे को ले जाकर वो एहसान समझकर खा रहा है। तो जो लोगों के दरमियान में इज्जत की परिभाषा बदल गई हो, वो बेचारों को जो कुछ मिले वो उसी को एहसान मानते हो, इसकी जहन को बदलना हमारा इस कैंपेन के थ्रू पहला मकसद है कि लोगों को गरिमा का सही लफ्ज़, इज्जत का सही मफहूम मालूम पड़ना चाहिए। मैं जस्ट दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि स्कूलों में एडमिशन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है राइट टू एजुकेशन के तहत, लेकिन हम देखते हैं कि स्कूलों में जो बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन पा रहे हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ में बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन उस बेचारे ने को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ बुरा सलूक हो रहा है। तो लोगों ने बेइज्जती को समझना छोड़ दिया। हमारी समझ ये है कि इस कैंपेन के थ्रू हम, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, राइट टू एजुकेशन हो या फूड हो, इन तमाम कैंपेन के इस तमाम इश्यूज़ पर सरकार की तरफ से देने के बावजूद जो देने वाले हाथ हैं, उन लोगों ने जो राह अपनाई है, जो तरीका अपनाया है बेइज्जत करने का, उसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए। जब लोग ये बात जान जाएंगे कि यार ये मेरा अधिकार है, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि ये सरकार के बजट का हिस्सा है और सरकारों की तरफ से मुझे मिल रहा है, तो लोग अपने अधिकारों को पाने के लिए आवाज़ उठाएंगे और सही चीज़ पाने के लिए कोशिश करेंगे। इस कैंपेन के थ्रू हम लोगों में यही अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि सिराज साहब की इस गुफ्तगू से हमारे सामने ये बात समझ में आ गई है कि इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के हक़ से क्या मुराद है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का क्या मतलब है, या गरिमा के साथ जीवन गुजारने को हम क्या समझते हैं। एमपीजे अपनी कोशिश कर रही है, आपकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। आपके साथ ही इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। सिराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।